नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति संबंधी प्राथमिकताओं की, क्योंकि इस बात को समझना कई बार कठिन हो जाता है कि जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, आज जो बीजेपी एनडीए की सरकार है, इसकी विदेश नीति किस दिशा में जा रही है या उससे वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। आज ये सवाल हम लोग इसलिए उठा रहे हैं कि आज 1 तारीख है, परसों 3 और 4 तारीख को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में होने जा रहा है। अब इस बात की पुष्टि हो गई है, जैसा कि आज हम लोगों ने सुबह हिंदू अखबार में पढ़ा, द हिंदू अखबार में, कि उस सम्मेलन में भारत की नुमाइंदगी विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे। ये तो चर्चा काफ़ी समय से चल रही थी कि प्रधानमंत्री शायद उसमें नहीं जाएंगे, जबकि उसमें एससीओ से संबंधित जितने देश हैं और उसमें जो ऑब्जर्वर कंट्री हैं और उसके जो डायलॉग पार्टनर हैं, सबके सर्वोच्च नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। शी जिनपिंग आ रहे हैं, पुतिन आ रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे, और भी इसके जो सदस्य हैं कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इनके सर्वोच्च नेता आएंगे। अब चूंकि ईरान में तो अभी कोई राष्ट्रपति नहीं है, तो जाहिर है कि उनके जो अभी ऑफिशिएट कर रहे हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। ईरान में राष्ट्रपति का अभी चुनाव हुआ है, लेकिन वो दूसरे दौर में चला गया और वो अब 7 तारीख को अगले चरण का मतदान होगा, उसके बाद वहाँ पर स्थायी राष्ट्रपति होंगे। तो ईरान की बात समझी जा सकती है कि उनके सर्वोच्च नेता वहाँ नहीं होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ न जाने का फैसला किया। उसके बाद ठीक 1 हफ्ते बाद, आज से, यानी शंघाई शिखर सम्मेलन का शिखर खत्म होने के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री रूस जाएंगे, तो मॉस्को जाएंगे। 8 और 9 जुलाई को वो मॉस्को में रहेंगे और वहाँ उनकी राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता होगी। और उसके बाद वो 9 तारीख को ही ऑस्ट्रिया चले जाएंगे, जहाँ 9 और 10 की उनकी यात्रा है। उसके बाद वो स्वदेश लौट आएंगे। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि प्रधानमंत्री की इसी बीच जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनके साथ भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी इसका कोई तय कार्यक्रम हम लोगों के सामने नहीं है। तो अब सवाल यही है कि जो एक मल्टीलैटरल फोरम है एससीओ, भारत जिसका पूरा सदस्य है, फुल मेंबर है, उसके शिखर सम्मेलन में ना जाने का फैसला, और उसके बाद उसी संगठन से जुड़े हुए एक प्रमुख देश यानी रूस के जाने का फैसला, ये किस तरह की नीति की तरफ इशारा करता है। अब ये हम लोग थोड़े से इस बात पर आज हम लोग विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसी बात को, कि प्रधानमंत्री की ये जो प्राथमिकताएं हैं, क्या ये प्राथमिकताएं जो एक आम समझ है उसके हिसाब से वो सही दिशा में है। सही दिशा का मतलब सीधा ये है कि क्या वो भारत के दीर्घकालिक हित में है। और यही कसौटी होती है किसी भी विदेश नीति को परखने की, कि क्या जो आप नीति अपनाते हैं, उसके तहत जो आप कदम उठाते हैं, क्या वो उससे देश का तात्कालिक फ़ायदा है और क्या लंबे समय में उससे देश को फ़ायदा होगा। और इसी कसौटी पर हम लोग इस प्राथमिकताओं को देखेंगे। यहाँ गौर करने की बात है कि ये तीसरे कार्यकाल का शपथ लेने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री G7 की बैठक में भाग लेने गए थे, जबकि भारत G7 का मेंबर नहीं है। वहाँ एक आउटरीच मीटिंग थी जिसमें 10 से 11 देशों को, जो सदस्य नहीं है, उनको बुलाया गया था। आउटरीच का मतलब होता है उनसे संपर्क करने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने उसको तरजीह दी और वो वहाँ गए और अब वो रूस जा रहे हैं। इस बीच जो कुछ जगहों पर भारत ने अपनी उपस्थिति का दर्जा घटा कर रखा है, उस पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। जैसे कि ये जो एससीओ है, अभी पिछले महीने इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी,
तो उसमें विदेश मंत्री नहीं गए थे, उसमें विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को भेजा गया। और अभी 2-3 दिन पहले बीजिंग में जो पंचशील पंचशील जो सिद्धांत हैं विभिन्न देशों के बीच में आपसी संबंध के लिए, इस सिद्धांत के एडॉप्शन का, यानी इस सिद्धांत को जब स्वीकार किया गया था, उसके 70 साल पूरे होने के मौके पर चीन ने एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किया। अनेक देशों के नेता उसमें आए। उसमें यह कमी महसूस हुई कि भारत वहाँ क्यों नहीं है, इसलिए कि ये पंचशील का जो सिद्धांत था, ये चीन का अकेला योगदान नहीं था, भारत उसका सह लेखक था। भारत ने उसे तैयार करने में उसने समान भूमिका निभाई थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, और जो चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, पंचशील को उन दोनों का साझा योगदान समझा जाता है। लेकिन भारत ने इस सम्मेलन में उपस्थिति नहीं थी, और हम जैसे लोगों को इस बात का संदेह हुआ कि क्या चीन ने भारत को नहीं बुलाया वहाँ पर। लेकिन कल भारत की तरफ से वहाँ एक गैर सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर सुधींद्र कुलकर्णी गए थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो प्रधानमंत्री जब वो थे तो उनके सलाहकार थे। कल सुधींद्र कुलकर्णी ने अपना एक फोटो चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सोशल मीडिया पर जारी किया, और उसमें उन्होंने बताया कि वो यहाँ आए थे और भारत इस सिद्धांत का सह लेखक था, लेकिन भारत की अनुपस्थिति थी। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई वांग यी से। तो वांग यी ने उन्हें बताया कि हमने भारत को आमंत्रित किया था, भारत ने नहीं आने का फैसला किया। तो ये सारी बातें जो हैं, ये थोड़ा सा डिस्क्वाइट, एक अशांति पैदा करती हैं, बेचैनी पैदा करती हैं कि ये विदेश नीति में जो भारत की अपनी विरासत है, उस विरासत पर दावा जताने के बजाय भारत उसको पूरी तरह से चीन को क्यों अपनाने दे रहा है। या जब अभी एक मौका था जहाँ पर प्रधानमंत्री जाते, और जैसा कि भारत की समझ है, भारत सरकार की समझ है कि चीन ने उन आपसी संबंध के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। उसने वहाँ पर जो लद्दाख का इलाका है, उसमें जैसा कि भारत की तरफ से कहा जाता है, हालांकि भारत सरकार ने ये अभी तक नहीं कहा है, प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था कि कोई घुसा नहीं है, लेकिन अनेक भारतीय स्रोतों से ये कहा जाता है, मीडिया के जरिए खबर आती है कि अनेक बिंदुओं पर चीन ने भारत का, अब कुछ लोग 2000 वर्ग किलोमीटर कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी 4000 वर्ग किलोमीटर कहते हैं, इतनी ज़मीन को उसने कब्जा कर लिया है। अगर ये सारी बातें थी तो इसका समाधान क्या है? सेना के कमांडरों के स्तर पर 20 दौर से ज़्यादा की वार्ता हो चुकी है, उससे समाधान नहीं निकला। तो समाधान यही है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं, जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनके सामने ये दो टूक बात की जाए उनसे कि आपकी मंशा क्या है। और बेशक इसका एक मौका प्रधानमंत्री को मिलता, अगर वो अभी शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में जाते, तो वहाँ पर वो बाइलेटरल मीटिंग करके शी जिनपिंग के सामने ये कठिन सवाल रख सकते थे कि आप यहाँ SCO के तहत जो बातें आप कह रहे हैं, भारत के प्रति आपका जो व्यवहार है, इन दोनों में जो अंतर है वो क्यों है। और अगर ये बात थी और भारत के पास इस बात को कहने के पर्याप्त साक्ष्य और सबूत हैं, तो चीन को वहाँ पर एक्सपोज किया जा सकता है। अब ये दीगर बात है कि भारत का पक्ष पहले ही कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक दावा ही नहीं जताया कि चीन ने वहाँ क्या किया है, बताया ही नहीं। फिर भी अगर इंटरनल भारत के पास जो डॉक्यूमेंट हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको लेकर वहाँ पर चीन के राष्ट्रपति को घेरा जा सकता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री ने वहाँ न जाने का फैसला किया। मीडिया में बताया गया कि अब ये कयास लगाए गए कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शी जिनपिंग के सामने नहीं आना चाहते थे, या उनसे वो शी जिनपिंग इनके सामने आए, प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते थे। ऐसी बातें मीडिया में कयास लगाया गया है, लेकिन यह समस्या का समाधान तो हो नहीं सकता है। बल्कि आज ही कुछ मीडिया रिपोर्टों में अब यह भी कयास लगाया गया है कि क्या भारत इसी वजह से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी नहीं जाएगा, जो इस साल सितंबर में रूस के शहर कजान में होने वाला है।
और अगर ये होता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि ब्रिक्स और एससीओ दो इमर्जिंग बहुध्रुवीय दुनिया जो इस समय स्वरूप ले रही है, आकार ले रही है, उसके दो बहुत महत्वपूर्ण मंच हैं, बहुपक्षीय मंच हैं। और बहुपक्षीय का मतलब होता है उसमें सभी देशों, जो देश उसमें शामिल हैं, सबका उसमें समान दखल है, समान हिस्सेदारी है। तो भारत अगर बहुपक्षीय मंचों पर जाकर अपना जो विजन है, अपना जो नजरिया है, अपनी जो सोच है, भारत जिस तरह की दुनिया आने वाले भविष्य में चाहता है, अगर उसको वो वहाँ व्यक्त नहीं करता है, तो ये तो अवसरों को गंवाना ही इसको कहा जाए। दुनिया तो शेप ले रही है, दुनिया तो एक नई दुनिया उभर रही है। सैकड़ों साल तक वर्चस्व के बाद पश्चिम का जो दुनिया में दबदबा है, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है। और जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, वो एक नए दुनिया के जो समीकरण है, दुनिया को चलाने की जो व्यवस्था है, उसको वो एक नया आकार दे रहे हैं। यह कभी घटना तो किसी देश के चाहने और न चाहने से न तो कमजोर होगी, न रुकेगी। तो वैसी परिस्थिति में भारत जैसे महत्वपूर्ण देश, जिसने एक समय दुनिया के समीकरणों को ढालने में आज़ादी के तुरंत बाद, जब उपनिवेशवाद के दौर के बाद की जो दुनिया बन रही थी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज फिर एक समय है जब भारत एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। उस समय अगर भारत इन बहुपक्षीय मंचों पर अपनी समझ के हिसाब से चीज़ों को आगे ले जाने में नाकाम रहता है, तो यह भारत की भविष्य में भारत की दुनिया में क्या हैसियत होगी, क्या उसका रुतबा होगा, उस पर इसका असर पड़ेगा। भारत का दावा है कि हम ग्लोबल साउथ के देश हैं, तो ग्लोबल साउथ के यही तो मंच है जहाँ से दुनिया को नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। और इन मंचों को छोड़ना कहीं से भी बात वो समझ में नहीं आती है। या ठीक है कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत के साथ कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि खासकर पिछली बार जब भारत अध्यक्ष था और भारत ने उसको ऑनलाइन आयोजित किया था उसके समिट को, तो उस समय उसके घोषणा पत्र में चीन की जो योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी तारीफ की गई थी। भारत उसमें शामिल नहीं हुआ था, भारत ने उस पर दस्तखत नहीं किया था। लेकिन इसके बाद अगर यह है तो भारत को अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस बारे में भी, रूस भारत का मित्र है, जो दूसरे भारत के मित्र देश हैं, उनको कन्विंस करना चाहिए, उनको अपने साथ लेने की कोशिश करनी चाहिए। मंचों को छोड़ देना ये तो कहीं से बुद्धिमानी का काम नहीं लगता है। तो आज बस इतना ही। फिर हम आएंगे, फिर किसी खास विषय पे बात करेंगे। आज हमने यही सवाल उठाया है कि शी जिनपिंग के सामने प्रधानमंत्री दो टूक बातें करने के मौके का उन्होंने फ़ायदा वो क्यों नहीं उठा रहे हैं। यह एक सवाल हम लोगों के दिमाग में है, और ये सवाल मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज बस इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे। आज नमस्कार।